हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके कंसाइज क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कुछ पुराने सालों के पेपर में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन किसमें होता है? तो इसका सही आंसर है ठोस में होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों की चाल 332 मीटर पर सेकेंड गैस में होती है। वहीं अगर ध्वनि चाल की बात करी जाए लोहे के लिए तो उसमें होती है आपकी 5130 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? और जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर? और ध्वनि की जो तीव्रता होती है, मीन्स ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों द्वारा सुनी जा सकती है, उसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ही ध्वनि को हम सुन सकते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि हम किस हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो इसका सही आंसर है दृष्टिपटल, जिसे हम रेटिना के नाम से भी जानते हैं। रेटिना आंख के अंदर एक प्रकाश संवेदी ऊतक परत को कहा जाता है। आंख की प्रणाली एक लेंस की सहायता से इस पटल पर सामने का दृश्य प्रकाश के रूप में उतारती है, और ये पटल लगभग एक फिल्म कैमरे की भांति उसे रासायनिक एवं विद्युत अभिक्रियाओं की श्रेणी के द्वारा तंत्रिकाओं को भेज देता है। और साथ ही रेटिना के उस भाग जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे एरिया सेंट्रलेसिस भी कहा जाता है। बिल्कुल एक कैमरे की भांति ये काम करता है कि जैसे ही हम कोई चीज़ को देखते हैं तो ये बिल्कुल एक कैमरे की जैसे इसमें रोशनी बनती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रणाली के अंग हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सक्रिप्शन, मीन्स उत्सर्जन। मनुष्य में उत्सर्जन में 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। फर्स्ट है किडनी, लंग्स, त्वचा, लीवर, त्वचा मीन्स स्किन, लीवर और इंटेस्टाइन। क्लियर है? मनुष्य में उत्सर्जन अंगों में किडनी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। किसी भी एक वयस्क मनुष्य की बात करी जाए, वयस्क मनुष्य में एक किडनी की जो लेंथ कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और अगर चौड़ाई की बात करी जाए, विड्थ की बात करी जाए, तो ये 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। ओके? और मोटाई इसकी होती है, मोटाई इसकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। और इसका भार लगभग, इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 120 से 170 ग्राम के बीच। ठीक है? इस क्वेश्चन में आपको इतनी सारी जानकारी मिल गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण किसमें हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गैस एवं द्रव। ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण ही स्थानांतरित होती है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहा जाता है। क्लियर? और ऊष्मा 3 विधियों के द्वारा संचरित होती है। पहली है चालन, दूसरी संवहन और तीसरी होती है आपकी विकिरण। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। क्लियर है? गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा ही होता है, जबकि ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि के द्वारा होता है। और यहाँ तक की बात करी जाए कि वायुमंडल के गर्म होने में, तो वायुमंडल के गर्म होने में भी संवहन विधि द्वारा ही हमारे वायुमंडल का वातावरण गर्म हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विटामिन ए और विटामिन बी की खोज मैकुलन ने की है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। और विटामिन सी की खोज जेम्स लैंड ने की है। जबकि विटामिन डी की बात करी जाए तो विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है। हॉपकिंस ने की है। और जबकि पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की है। क्लियर है?
पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की है। तो इस पूरे क्वेश्चन में ये जो आंसर है ये करेक्ट है, मीन्स ये सुमेलित नहीं हो रहा है। विटामिन डी की खोज किसने करी? हॉपकिंस ने करी है और पॉल मुलर ने डीडीटी की खोज की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की शक्ति किससे मापी जाती है? तो लेंस की शक्ति डायप्टर से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डायप्टर से मापी जाती है। डायप्टर एक एसआई मात्रक है जिसे डी द्वारा डिनोट किया जाता है, जबकि कैंडेला की बात करी जाए तो ये ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है। क्लियर है? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक है क्या? कैंडेला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रेफाइट को एक लुब्रिकेंट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है तथा इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। इसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। इसका उपयोग परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है तथा कार्बन आर्क बनाने में भी किया जाता है। वहीं अगर क्यूप्राइट की बात करी जाए तो ये तांबे का अयस्क होता है। क्यूप्राइट किसका अयस्क होता है? तांबे का अयस्क होता है। हेमेटाइट लोहे का अयस्क होता है और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। क्लियर हो गया? लुब्रिकेंट का काम कौन करता है? ग्रेफाइट करता है, जिसका प्रयोग पेंसिल बनाने में होता है। और क्रायोपाइट तांबे का अयस्क है, हेमेटाइट लोहे का और क्रायोलाइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ग्रेफाइट का घनत्व 2.2 होता है। इज इट ओके? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्श गैस क्या है? इसका सही आंसर है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक हार्श गैस के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको कि N2O के नाम से भी जानते हैं, हैप्पी गैस, लाफिंग गैस और हार्श गैस तथा NOx के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? इसका रासायनिक अकार्बनिक यौगिक, जिसका कार्बनिक सूत्र N2O है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सामान्य तापमान पर यह रंगहीन होती है, यह ज्वलनशील होती है। साथ ही ये मोहक गंध के साथ एक मीठे स्वाद से जैसा इसका टेस्ट होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज प्रिस्टले ने की थी। किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। इतनी सारी चीजें आपको नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में पता चल गई हैं कि इसे हार्श गैस कहा जाता है, इसे N2O, इसे हैप्पी गैस, लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला NOx भी है ना। इसका रासायनिक सूत्र N2O है और ये रंगहीन होती है, ज्वलनशील होती है, मोहक गंध और हल्के मीठे स्वाद ली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित या बिजली चमकने से वृक्ष में आग भी लग सकती है, क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युतीय ऊर्जा होने के कारण जब भी बिजली चमकती है तो पेड़ों में आग लग सकती है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा विद्युतीय ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर की 8 वर्षीय तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है किक बॉक्सिंग से संबंधित है। ये कौन? तजामुल इस्लाम किस खेल से संबंधित है? तो ये किक बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी था? तो इसका सही आंसर है समीर दादा। ये मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। इनका जन्म 25 नवंबर 1978 को प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ है। इन्हें अक्टूबर 2015 में भारतीय हॉकी टीम का कोच भी नियुक्त किया गया था। जबकि कीर्ति पटेल मध्य प्रदेश की क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ये किसकी है? क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ओके, इसमें मैंने टिक कर दिया, इसको मत समझिएगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है समीर दादा, ये हॉकी से रिलेटेड है, जबकि कीर्ति पटेल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट की परंपरा प्रारंभ हुई है। कहाँ से? पारसी क्लब की स्थापना से ही क्रिकेट खेल की परंपरा प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश में पारसी क्लब केवल प्रदेश का पहला खेल क्लब है जो केवल क्रिकेट के लिए स्थापित किया गया था। पारसी क्लब की स्थापना 1890 में हुई थी। ओके,
इंदौर में की गई है। इंदौर के महाराजा यशवंत राव ने वर्ष 1941 में महान कर्नल C.K. नायडू के नेतृत्व में होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना करी। इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन कर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर में स्थित है। मूल रूप से जो ये रूप सिंह स्टेडियम है यह हॉकी स्टेडियम था। सबसे पहले इसे हॉकी स्टेडियम बनाया गया था, लेकिन 1980 में इसे क्रिकेट स्टेडियम बदल दिया गया। सन 1978 में इसकी दर्शक क्षमता 18,000 से अधिक थी। इसमें रात्रि मैचों की सुविधा थी। साथ ही इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेला गया था। कब खेला गया है? यहाँ पर खेला गया है 21 जनवरी 1988 को पहला एक दिवसीय मैच खेला गया था। कहाँ? ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में। ध्यान रखिएगा, ये पहले हॉकी स्टेडियम था, इसे बाद में बदल दिया गया, मीन्स 1980 में इसे क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमिताभ विजयवर्गीय किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका क्रिकेट से संबंधित है। ओके, अमिताभ विजयवर्गीय एक अच्छे रणजी क्रिकेटर भी रहे हैं और मध्य प्रदेश टीम के कप्तान भी रहे हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1987 में खेले गए क्रिकेट विश्व कप का क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका रिलायंस कप। ओके, ध्यान रखिएगा, 1987 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसका नाम क्या था? रिलायंस कप था। इस टूर्नामेंट को रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिस कारण से इसका नाम रिलायंस कप रखा गया था। और जबकि 1996 में जो वर्ल्ड कप आयोजित हुआ था उसका नाम वीनस विश्व कप रखा गया था। इसका फाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान पर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर वर्ल्ड कप विजेता बन गया था। क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ पर आपका ये सीरीज थोड़ा सा उल्टी हो गई है, बट इसका करेक्ट आंसर है 1994। ध्यान रखिएगा, ब सादा है बट थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 1994 में सचिन तेंदुलकर को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में हुई है, जो कि खेल के में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए तथा एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ठीक है। और ये 2016 में आंजी के रहाणे को भी प्रदान किया गया है। क्लियर है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी और सचिन तेंदुलकर को ये 1994 में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी, जो कि कनाडा के हैमिल्टन नामक नगर में सर्वप्रथम हुआ था। और इसका नाम ब्रिटिश अंपायर खेल के नाम से 1954 तक काफ़ी प्रचलित रहा, लेकिन 1958 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रमंडलीय खेल कर दिया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल आयोजन विश्व का दूसरा बड़ा खेल आयोजन होता है, जो कि प्रति 4 वर्षों में किसी भी राष्ट्रमंडलीय देश में आयोजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कभी भी विजेता नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो कि अभी तक T20 में कभी भी वर्ल्ड कप तक नहीं पहुंचा है। पहली बार हमारा भारत जीता था, नेक्स्ट टाइम पाकिस्तान रहा था। जब सेकेंड टाइम पाकिस्तान था तब भारत रनर अप में था। जबकि इंग्लैंड की बात करी जाए तो वो 3rd टाइम विजेता रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष का ओलंपिक लंदन में नहीं हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 1968 में लंदन में नहीं हुआ था। ओलंपिक फर्स्ट टाइम 786 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि आधुनिक खेलों का आयोजन की बात करी जाए तो इसकी शुरुआत 1896 से प्रारंभ हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट की उस सेवा को जो ऑडियो एवं वीडियो वार्तालाप प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हेल्प से कोई भी 1 to many पर्सन कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। इसमें आपको बहुत ही अच्छी इंटरनेट सुविधा होनी चाहिए, जो आज की डेट पे कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ की भी जा रही है। अगर टेक्नोलॉजी है तो क्यों ना उसका उपयोग करा जाए, है ना। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस हमारे बच रहे हैं। हमको अगर कहीं पर जाकर के कोई मीटिंग लेनी होती थी तो अब आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपका सारा मैटर सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है गूगल एप्स, ठीक है। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो www पर मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की को यूज़र के लिए उपलब्ध कराता है। वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इट मीन्स HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP पर कार्य करता है। मुख्य वेब ब्राउज़र हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर हैं, मोजिला फायर, ओपेरा, एप्पल सफारी, गूगल क्रोम, बहुत सारे आजकल वेब ब्राउज़र आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में क्रैकर्स किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ब्लैक हैट हैकर्स के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है डक डक गो क्या है? डक डक गो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है डक डक गो एक सर्च इंजन है। इसकी शुरुआत सितंबर 2008 में हुई थी। कब हुई है? 2008 में हुई है और इसकी शुरुआत इसको बनाया भी गूगल की तरह ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईथरनेट किसका उदाहरण है? मेन, लैन, वैन, वाईफाई किसका उदाहरण है? ईथरनेट। तो इसका सही आंसर है आपका लैन का उदाहरण है ईथरनेट। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क पर एक्सेस करने की सुविधा देता है। ईथरनेट एक नेटवर्क के जरिए सूचनाएं ट्रांसफ़र करने का सबसे आसान और सबसे कम खर्चीला तरीका है। यह बस टोपोलॉजी पर भी आधारित है। बस टोपोलॉजी मीन्स ये मीन्स कंटिन्यूअस ये फॉर्म चलता रहता है, इस पर आधारित होता है आपका बस टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम परिवर्तित करता है मीन्स मोडेम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, दोनों तथा बा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका अ बा दोनों। तो ये आपका सा सही है, दोनों। अ बा मीन्स एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। क्या चीज़? मोडेम परिवर्तित करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, क्लियर है। और यह एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका उपयोग इंटरनेट का प्रयोग करने हेतु किया जाता है, ओके। और इससे हाई स्पीड भी एक्सेस करी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था और गयासुद्दीन का नाम गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक था। सितंबर 1320 में खुसरो शाह को परास्त कर गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था, दिल्ली का सुल्तान बना। इसी कारण से तुगलक वंश का संस्थापक इसे माना जाता है। किसे? गयासुद्दीन तुगलक को या गाजी मलिक को भी इसका संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इनका जन्म 1814 को लंदन में हुआ, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। वही 1872 में कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें सम्मानित किया। राजा राम मोहन राय की गणना 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक के रूप में की जाती है, क्योंकि इन्होंने उस समय सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का विरोध किया। साथ ही इन्होंने विधवा विवाह को बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि से भी इन्हें विभूषित किया। तो इसका सही आंसर है सम्राट अकबर ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन कई बार पिछले साल के कई पेपर में आ चुका है, तो ध्यान रखिएगा किसने दी है? सम्राट अकबर ने दी है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1194 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो इसका सही आंसर है आपका जयचंद ने। जयचंद है ये, जयचंद। ठीक है, मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने 1194 में कन्नौज पर आक्रमण किया और कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित था चंदावर। और इसी स्थान पर किसका आक्रमण हो गया? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच घनघोर आक्रमण हुआ, जिसमें जयचंद की मृत्यु हो गई। और 1994 के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हरा दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जयचंद। ये जयपाल नहीं है, ये गलत टाइप हो गया है, जयचंद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। खिलजी वंश ने कब से कब तक किया है? तो ये 1290 से लेकर के 1320 तक किया है। क्लियर है। और वहीं अगर तुगलक वंश की बात करी जाए तो ये 1320 से 1414 ईस्वी तक किया है। ओके। और सैयद वंश ने किया है 1414 से 1450 तक। किसका शासनकाल था? सैयद वंश का था। और लोधी वंश के शासन की बात करी जाए तो 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल चल रहा था। क्लियर है। तो अगर आप इसमें देख रहे हैं तो सबसे कम शासनकाल किसका था? खिलजी वंश का था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो इसका सबसे करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू देयर नेम लॉर्ड डफरिन, तो इसका सबसे सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इस दौरान जब इन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी उस दौरान और कोई सुधार कार्य नहीं हुए थे, केवल और केवल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी, जिसमें लॉर्ड डफरिन ने इनका काफी सहयोग दिया था। वहीं अगर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात करी जाए तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना मिंटो द्वितीय के समय काल में हुई है। ठीक है, मिंटो द्वितीय के समय काल में किसकी स्थापना हुई है? मिंटो मुस्लिम। क्लियर है, नाम से थोड़ा थोड़ा मैच कर लीजिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके काल में हुई है? मिंटो द्वितीय के काल में। जबकि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के कार्यकाल में हुई है। और प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई है। समझ आया? लॉर्ड डफरिन वायसराय के काल में किसकी स्थापना हुई है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है। इसका गठन वैसे मैंने बताया आपको A.O. ह्यूम ने किया है, बट इसमें इन्होंने इनका बहुत ज्यादा सहयोग किया था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।